नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार हाजिर हूँ आपके सामने एक नया विषय लेके। और आज का मेरा विषय है सोच, द थॉट प्रोसेस। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम अपनी सोच को सवालों के कटघरे में खड़ा करने वाले हैं और उस पर सवालों की बौछार करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आज का मेरा सेशन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कृपया लास्ट तक देखें, आपको जिंदगी में सीखने को बहुत कुछ मिलेगा आज के मेरे सेशन से। आज हम अपनी सोच से पूछने वाले हैं, सोच तुम सोचते कैसे हो? सोच तुम्हारी सोच आती कहाँ से है? ऑन व्हाट बेसिस वी डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग? बिकॉज मेरा मानना है कि जो राइट है वो रॉन्ग है, जो रॉन्ग है वो राइट है, राइट रॉन्ग है, रॉन्ग राइट है, राइट इज राइट एंड रॉन्ग इज रॉन्ग। समझे? नहीं समझे? अभी समझाता हूं। सब नजरिए का खेल है, क्योंकि राइट और रॉन्ग का डिसीजन हम कहां से और कैसे लेते हैं, ऑल डिपेंड्स अपॉन द सोसाइटी वी लिव इन, द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस वी एक्वायर विद द टाइम, and the religion and the caste, the belief we follow, all influence our thought process one way or other. Somehow they influence our thought process. लेकिन इसे बारीकी से जानने के लिए, इसका एनालिसिस करने के लिए हमें एक काम करना होगा। दोस्तों, आपने सुना है, अगर आपको किसी भी भीड़ को एनालिसिस करना है तो आपको उस भीड़ से बाहर निकल के अब आना पड़ेगा। आप भीड़ का हिस्सा होके भीड़ का एनालिसिस करना बहुत मुश्किल है। वैसे ही अपनी थॉट प्रोसेस को सोचने और समझने के लिए हमें वैसा ही माहौल बनाना पड़ेगा। जिस बंद डिब्बे में हम सोचते हैं, उस डिब्बे से बाहर निकलना पड़ेगा कुछ देर के लिए, और हम अपनी सोच को एनालिसिस करना पड़ेगा कि हम जो सोचते हैं सही सोचते हैं, गलत सोचते हैं, और ये थॉट प्रोसेस आ कहाँ से रही है। इसलिए दोस्तों, आप इसका परफेक्टली एनालिसिस तभी कर पाओगे जब आप जाति और धर्म की दीवारों से निकल के आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाओगे। चलिए, आपको एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। मान लो मेरी शादी एक अनजान लड़की से हो जाती है और कुछ दिन बाद हमें ये पता चलता है कि वो लड़की हमारी रिश्ते में दूर की चचेरी, ममेरी, फुफेरी या कोई बहन निकलती है। तो उस रिश्ते का क्या परिणाम होगा? हमारे समाज में कुछ लोग इकट्ठा होंगे, पंचायती बैठेगी और सब अपने अपने तर्क देंगे और उसका लास्ट निर्णय यही होगा कि दोनों गलती से अनजाने में इस नाजायज रिश्ते को बना बैठे और पंडित जी इसका गंगा जल छिड़क के शुद्धिकरण करेंगे और इस रिश्ते का द एंड होगा। अब हम थोड़ी देर के लिए इन सारी चीज़ों को भूल जाते हैं और हम मान लेते हैं कि हम एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुए हैं, ठीक है? और सेम कंडीशन वहाँ अब अप्लाई करते हैं कि मेरी शादी किसी अनजान लड़की से हो जाती है और हम रिश्तेदारी में भाई बहन कजन लगते हैं, तो क्या होगा? ये रिश्ता क्या कहलाएगा? ये रिश्ता के लिए हमें पंचायती और लोगों को बैठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये रिश्ता अगर हम मुसलमान हैं तो खुद में एक जायज है और ये सही ठहराया जाएगा। लेकिन दोस्तों, हमें सोचने की बात है, गौर करने की बात है कि ऐसा क्यों है कि जो रिश्ता हिंदुओं के लिए गलत था वो मुसलमानों के लिए सही है। या इसको हम ऐसे बोले कि जो मुसलमानों के लिए सही है वो हिंदू के लिए गलत कैसे है? दोनों तो एक ही समाज में रह रहे हैं, लेकिन जब वो हम हिंदू की नज़र से देख रहे हैं तो वो गलत दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हम मुसलमान की नज़र से देख रहे हैं तो वो एक सही दिखाई दे रहा है। और दोस्तों, ये यहीं तक सीमित नहीं है। ऐसे हमारे समाज में हजारों एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो एक जाति विशेष धर्म के लिए जायज़ है वो दूसरे के लिए नाजायज़ हो जाते हैं। आप उदाहरण के लिए दूसरा दाढ़ी या मोछ को ही ले लें, जो एक धर्म के लिए सही बताता है, जब दूसरे धर्म की दृष्टि से हम उसे देखते हैं तो गलत हो जाता है।
और ये जाति और धर्म तक ही लिमिटेड नहीं है, इसका जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंस भी है। जैसे आपको ऐसे हजारों कानून मिल जाएंगे जो इंडिया में बैन है, इलीगल है, लेकिन वही चीज़ दूसरे कंट्री में लीगल है। तो ये कैसे हो रहा है कि जो चीज़ एक कंट्री में लीगल है दूसरे कंट्री में जाके लीगल हो जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो लिविंग रिलेशन, ऐसे बहुत सारे कंट्री है जहाँ ये बिल्कुल बैन किया हुआ है और इस पर सख्त मनाही है। ऐसे बहुत सारे कंट्री है जो इसे लीगल मानते हैं और इसे इंजॉय करते हैं, लेकिन आज तक सबने उसे इसी एंगल से देखने आया है कि जो सही है उसे सही मानते आया है, जो गलत है उसे गलत मानते आया है। कभी अपना बुद्धि और विवेक का उपयोग नहीं किया है। सोचो इसके पीछे क्या तर्क और क्या लॉजिक रहेगा, अपने दिमाग पे थोड़ा जोर दो, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको किसी किताब या धर्मगुरु द्वारा सीखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि धर्मगुरु तो खुद बाध्य है एक बंद डिब्बे के अंदर सोचने का, एक प्रीडिफाइंड धर्म या जाति के दीवार से बने एक प्रीडिफाइंड डब्बे के अंदर ही सोच पाएंगे। चलिए मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों, अगर आपने मेरी बात को ध्यान से सुना हो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने मिस कर दी, और वो चीज़ थी फैसला। जब समाज के लोगों ने बैठ के फैसला किया और जो निर्णय लिया, क्या वह निर्णय आपको पहले से पता नहीं था? 100% आपको उस निर्णय का पहले से पता था कि अगर हिंदू है तो ये होगा, अगर मुस्लिम है तो ये होगा। तो जो लोग इकट्ठा हुए थे निर्णय लेने के लिए, क्या उन्होंने कभी इसको तर्क के आधार पर निर्णय लिया? आपने सोचा? नहीं। जब वो लोग बैठे निर्णय लेने के लिए तो दे थॉट विदिन ए सर्टेन वर्क फ्रेम मेड बाय आवर सोसाइटी। जब उन्हें सही और गलत का फैसला करने का टाइम आया तो उन्होंने किस बेसिस पे ये डिसाइड किया कि ये शादी गलत है? उसके लिए उसने जो आधार बनाया उनका एक ही आधार रहा होगा, और वो आधार होता है हमारे समाज में पहले से क्या चला आया है। टेल मी इफ आई एम रॉन्ग। ये फैसला 100% इसी आधार पे किया गया है। हम एक हिंदू होकर सोचते हैं तो ये हमें गलत दिखाई दे रहा है, लेकिन सेम इन केस ऑफ मुस्लिम ऐसा ही हो रहा है। वहाँ भी उन्हें ये सही इसलिए लग रहा है क्योंकि उनके समाज में ये चीज़ पहले से चलते आया रहा है। लेकिन दोनों में से किसी ने इस चीज़ को बैठ के एनालिसिस करने की ज़रूरत महसूस नहीं की कि रिश्तेदारी में शादी करने के क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज है, इसके हमारे समाज पे क्या कोई सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव या दुष्प्रभाव है। तो मेरा जवाब है यस, 100%। सोचो ऐसा क्यों हुआ होगा कि हिंदुओं में अपने परिवार में या रिलेटिवों में शादी करने की मनाही की गई होगी। आप इसके पीछे तर्क और लॉजिक को ढूंढने का प्रयास करो। मेरा जहाँ तक दिमाग जा पाता है मैं ये सोच पाता हूँ कि इसके पीछे एक ही तर्क रहा होगा उस समय का कि अगर एक परिवार की लड़की दूसरे परिवार में जाती है, दूसरे परिवार की लड़की तीसरे परिवार में जाती है, तो इससे हमारा समाज बहुत जल्दी विकसित और संगठित होगा। आप बोलोगे एक परिवार की लड़की दूसरे परिवार में जाएगी तो इससे विकास कैसे होगा? इसका विकास से क्या संबंध है? किसी समाज के उत्थान से क्या संबंध है? संबंध है मेरे दोस्त, सुनना। जब एक लड़की एक परिवार से दूसरे परिवार में जाएगी तो अपने साथ बहुत कुछ लेके जाएगी। इस परिवार से जो भी अच्छी चीज़ सीखी है वो उस परिवार में शेयर करेगी, उस परिवार से जो भी अच्छी चीज़ें सीखेगी इस परिवार में आएगी। दूसरी चीज़ स्किल का शेयरिंग होगा। इस परिवार के लोग जो जानते हैं उस परिवार के लोग नहीं जानते हैं, उस परिवार के लोग जो बनाना खाना या कोई भी स्किल ऐसा ट्रेड उसका शेयरिंग करेंगे। तीसरी चीज़ एक कॉमन थॉट प्रोसेस डेवलप होगी हमारे समाज में, क्योंकि इस परिवार के लोग उस परिवार में मिले हैं, उस परिवार के लोग उस परिवार में मिले हैं,
तो सबकी सोच लगभग एक कॉमन बनेगा। इस तरह से अगर हम अपने घर में, परिवार में, रिलेटिव में ही संबंध बनाने को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो इससे हमारे समाज का विकास तेजी से और जल्दी से होगा। यही मुख्य उद्देश्य इस रिश्ते के पीछे रहा होगा। लेकिन एट द सेम टाइम देयर आर सम डिसएडवांटेज ऑल्सो ऑफ दिस पहलू। इसके जो नकारात्मक पहलू क्या होते हैं उस पर ध्यान देते हैं हम। इसके नकारात्मक पहलू ये होते हैं कभी बहुत सारे केसों में कि हम जब अनजान परिवार में शादी करते हैं तो रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। रीज़न क्या है कि हम उस परिवार के थॉट प्रोसेस, उसके बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानते हैं और बहुत सारे केसों में ऐसा होगा कि हमारी एक दूसरे से ट्यूनिंग मैच नहीं करती, हमारी मेल नहीं खाती। एज ए परिणाम स्वरूप हमें उस रिश्ते को द एंड करना पड़ेगा। लेकिन मुसलमानों के लिए ये एक एडवांटेज बन जाता है कि जब वो रिश्तेदारी में शादी करते हैं तो उनको पहले से पता है उसके होने वाले इंसान की थॉट प्रोसेस क्या है, उनके परिवार की, उनके सारी चीज़ों से पहले से जान पहचान है। इसलिए दोस्त, जब हम ये सारे लोग बैठ के एक साथ सोच रहे थे तो उन्होंने कभी भी इस चीज़ को अपने दिमाग में नहीं लाया, इस पे कभी भी अमल नहीं किया कि हमारे समाज की सोच पे, हमारी समाज की प्रगति पे, हमारे समाज के उत्थान पे क्या, किस रूप में, किस ढंग में प्रभाव डालेगा। सही और गलत का फैसला वो इस बेसिस पे लेते हैं कि हमारे समाज में चलता क्या आया है और चल क्या रहा है। जो पहले से चलता आ रहा है वह सही है, जो नया कुछ हो रहा है वो गलत के एंगल से देखेंगे। दोस्तों, मैं एक और चीज़ यहाँ क्लियर करना चाहूँगा कि मैंने ये एग्जाम्पल लेने का मुख्य उद्देश्य ये था कि हम लोगों को ये बता पाए कि व्हेन वी थिंक अबाउट एनीथिंग आवर माइंड वर्क विद इन ए सर्टेन वर्क फ्रेम। हम उस वर्क फ्रेम से बाहर जाके नहीं सोच पाते हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य किसी भी हिंदू या मुस्लिम के भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। लेकिन अगर किसी की भावना इससे आहत हुई हो तो मैं उनके लिए सॉरी पहले ही बोल देता हूँ। लेकिन दोस्तों, आपको हर धर्म में कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जो धर्म के नाम पे इंसानियत का कत्ल करते हैं और धर्म को इंसानियत से ऊपर समझते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि हर धर्म का एक ही उद्देश्य होता है, इंसानियत का पाठ पढ़ाना, न कि इंसानियत का उद्देश्य होता है धर्म सिखाना। इसलिए दोस्तों, मैं मानता हूँ कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बाद में हैं, उससे पहले हम एक इंसान हैं। और आपको इसका एक जीता जागता उदाहरण हाल ही के दिनों में मिल जाएगा। आपने कोरोना काल में टीवी न्यूज़ में सुना ही होगा कि कुछ दिन पहले ही यूएस और यूके समवेयर एक पंजाब का सिख डॉक्टर रह रहा था और उसके धर्म और इंसानियत के बीच में उसकी दाढ़ी आ गई। जब उसके सामने एक कोरोना पेशेंट आ गया तो उसने धर्म और इंसानियत में से इंसानियत को चुना और धर्म को सेकेंडरी बना के रखा। उसने उसका इलाज करने के लिए अपने दाढ़ी को निकलवाया और मास्क लगा के उसका इलाज किया। इसलिए दोस्तों, हम ऐसे लोगों को दिल से सैल्यूट करते हैं और उनको सलाम करते हैं। ये जज्बा हर इंसान के अंदर होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करके अपना मैसेज मुझ तक ज़रूर पहुंचाएं। मैं ऐसे ही नई नई जानकारियां लेके आपके पास आता रहूँगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे और आप सबका मंगलमय का कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।